आज हम जा रहे हैं सेकंड क्लास का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने। दूसरा लेक्चर है सेकंड चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, सेकंड लेक्चर में आज हम फिर बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका इंट्रोडक्शन करते हुए आज हम ना इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन इसका स्टडी करेंगे। ये वो है कि हमने एक ओल्ड डेफिनेशन को स्टडी किया, जिसके मुताबिक हमने ये बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं। यानी वो कंपाउंड जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए जाते हैं, ऐसे कंपाउंड को हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा था। लेकिन के 1828 में 1828 में जब मोलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार किया, यूरिया को अमोनियम सायानेट से तैयार किया, उस वक्त वाइटल फोर्स थ्योरी फॉल्सिफाई हो गई। और उसके साथ साथ न सिर्फ वाइटल फोर्स थ्योरी गलत हुई, बल्कि ये बात भी साबित हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव नहीं होते, बल्कि उनको और से भी बनाया। तो अब चूंकि ये वर्ड ऑर्गेनिक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया था, तो लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो पुरानी डेफिनेशन गलत हो गई, क्योंकि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में भी तैयार होने लग गए। तो इसलिए एक नई डेफिनेशन बनाई गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नई डेफिनेशन है, जिसको हम मॉडर्न डेफिनेशन कहते हैं, न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट द कंपाउंड ऑफ carbon and hydrogen, carbon और hydrogen के compounds and their derivatives, और उनसे माखूज शुदा कंपाउंड जो है ना, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया जाता है। अब ना ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव से मुराद होता है माखूज शुदा, यानी जिनको अखज़ किया गया हो, जिनको बनाया गया। अब इसकी जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को समझने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। जैसे कि ना CH4, इसका नाम है मीथेन। मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड चूंकि ऑर्गेनिक है, तो उसको ऑर्गेनिक माना जाता है। लेकिन इसके साथ अगर कोई इसका डेरिवेटिव होगा मीथेन का, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी अगर मैं इस मीथेन में ऑक्सीजन को ऐड करके मैं ना CH3OH बना दूं, तो ये तो मेथानॉल बनेगा। मेथानॉल चूंकि डेरिवेटिव ऑफ मीथेन है, डेरिवेटिव ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, लिहाजा ये कंपाउंड भी ऑर्गेनिक नेचर का होगा, इसको भी ऑर्गेनिक कहा जाता है। इससे और इसके अलावा यानी जैसे आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं CH3CHO एसिड, ये भी डेरिवेटिव है। आप कह रहे हैं एसिटिक एसिड, ये भी डेरिवेटिव है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन ये बन गई कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन है और जिनमें हाइड्रोजन है वो ऑर्गेनिक है, और उसके अलावा वो तमाम कंपाउंड जो उनसे अखज़ दिए जाते हैं, उनसे बनाए जाते हैं, वो कंपाउंड भी ऑर्गेनिक कहलाया करते हैं। The next one question is that short question आता है एग्जाम में। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है कि ये जो मोलर वर्क है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वेरी सिंपल, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट ना किया जाता, वाइटल फोर्स थ्योरी फॉल्सिफाई ना होती, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करना नामुमकिन। अब जब मोलर ने 1828 में लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट को रास्ता मिल गया और उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार करने की
स्ट्रगल शुरू कर दी और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना भी शुरू हुआ। This one is the first importance of significance of the work is that million organic compounds, million organic compound, सैकड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया। This one is the significance of the work। दूसरी बात, मैनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मैनी केमिस्ट क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। तो बहुत सारे साइंटिस्ट को चूंकि वाइटल फोर्स थ्योरी में गलत होने से ना रास्ता मिल गया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार करने के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी है। दूसरी इंपॉर्टेंस थर्ड इंपॉर्टेंस में ना वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में तैयार होते हैं और हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, दैट वाज आल्सो द मोर वर्क इंपॉर्टेंस। यानी जिसमें जैसा कि मैं कहूंगा कि फर्टिलाइजर्स हैं, उसके अलावा मेडिसिन हैं, उसके अलावा पेंट्स हैं, इसी तरह डाइज हैं, और ये जो फैब्रिक्स हैं, प्लास्टिक है, रबड़ है, और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स हैं। ये तमाम कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर तैयार करने का बेसिक जो लॉजिक है वो हाइड्रोक्लोरिक रिडक्शन है, और वो इंपॉर्टेंस है वो लेवल। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट के बारे में द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे मुराद कौन सी प्रॉपर्टी? इससे मुराद फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं और इससे मुराद केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। लेकिन हम इस लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करेंगे उनमें बेसिकली हम जो ज्यादातर फोकस करेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करेंगे, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, सॉल्युबिलिटी है, एंड मैनी मोर इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेनली स्टडी किया जाएगा। पैरेलल नेचर ऑफ कार्बन, पैरेलल बिहेवियर ऑफ कार्बन भी इसको कहा जाता है। पैरेलल नेचर ऑफ कार्बन दैट इज द फर्स्ट टेक्निकली ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है पैरेलल नेचर ऑफ कार्बन। पैरेलल नेचर ऑफ कार्बन से मुराद है कि कार्बन का रंग, पैरेलल से मुराद है मखसूस, पैरेलल से मुराद है मखसूस। तो पैरेलल नेचर का मतलब है कि कार्बन का एक मखसूस रवैया है, कार्बन का एक स्पेसिफिक बिहेवियर है जो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। अब वो स्पेसिफिक बिहेवियर, स्पेसिफिक जो कार्बन का रवैया है वो है क्या? दैट इज इंडिकेटेड एज कैटिनेशन। कीप इट इन माइंड प्लीज कि ये जो कैटिनेशन है, ये कैटिनेशन एक्चुअली एक बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैटिनेशन आसान सी डेफिनेशन है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एटम कह लें, कार्बन कह लें, क्योंकि कार्बन के लिए कैटिनेशन ज्यादा होती है। हालांकि डेफिनेशन आसान, कॉमन डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन ये बनेगी कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग से क्या मुराद है? सेल्फ लिंकिंग से मुराद है कि अपने जैसे एटम के साथ मिल करके चेन बना लेना या लार्ज रिंग्स बना लेना, ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। आई मीन जैसे देखें कार्बन से मिलके चेन्स बना लेता है, तो इस चेन बनाने के अमल को कैटिनेशन कहा जाता है। ना सिर्फ चेन्स बल्कि इसके साथ साथ ये कार्बन से मिलके बड़े बड़े रिंग्स भी बनाता है। दिस वन प्रॉपर्टी रिंग फॉर्मेशन की या चेन फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है
ये कार्बन से मिलके लंबी चेन या बड़े बड़े रिंग बनाने का जो लाहे अमल है, हम इसको कैटेनेशन, दिस वन इज कॉल्ड कैटेनेशन एंड दिस वन इज द पैरेलल बिहेवियर ऑफ कार्बन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेट ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पे ना रेट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको स्टडी करना है, लेकिन रेट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने कंपेयर करना है, उसका मुवाजना करना है रेट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। तो याद रखिएगा कि रेट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक का अगर आप फ्रैक्शन कर रहे हैं में, तो इनऑर्गेनिक का रेट ऑफ फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो यूजुअली कम होगा। यानी रेट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रेट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज स्लोअर देन रेट ऑफ रिएक्शन of organic compound is slower than rate of reaction of inorganic compound। अब ना इसकी बहुत छोटी सी रीजन है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने कहा ना रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कम होते हैं एज कंपेयर टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उसकी वजह यह है कि अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर पाई जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर है। कोवेलेंट नेचर से मेरी मुराद है कि इनमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन स्टडी करेंगे ना तो उसमें दो बातें होती हैं। अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन करवाया तो उसमें दो बातें होती हैं। दो बातें, पहले होता है बॉन्ड डिसोसिएशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन में पहले बॉन्ड एसोसिएशन होता है और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। पहले बॉन्ड एसोसिएशन है, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन है। इस वजह से ये वाला प्रोसेस जो है वो रिलेटिवली स्लो होता है। तो रिलेटिवली स्लो होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड का कम हो जाता है, जबकि इनऑर्गेनिक में बॉन्ड डिसोसिएशन कोई नहीं है, सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है। इस वजह से इनऑर्गेनिक का रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक उनका तेज होगा। अब आगे सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, लाइक डिसॉल्व लाइक। इससे मुराद है कि जिनकी नेचर सेम है सिर्फ वही आपस में हल हो सकते हैं। नेचर सेम होने से क्या मुराद है कि अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही हल हो पाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में हल होगा। और अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ इनऑर्गेनिक में ही हल होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक में हल होगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही हल होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? वेरी सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये पानी के अंदर हल नहीं होते क्योंकि पानी इनऑर्गेनिक है। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में हल नहीं होते। तो किसमें हल होते हैं? हल किसमें होते हैं? दे आर सॉल्युबल
दे आर सॉल्युबल, ये हल हो जाते हैं। किसमें हल हो जाते हैं? ये हल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये हल हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है ईथर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है एसीटोन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है बेंजीन एंड मैनी मोर। इस तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड हल हो जाया करते हैं, जबकि पानी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हल नहीं होते, क्योंकि पानी इनऑर्गेनिक नेचर का है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म। You know that isomerism means ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन उनकी कॉमन का एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, that is called isomers and this phenomena is called isomerism. Keep it in mind कि ये जो isomerism का phenomena है, ये जो है ये the phenomena of isomerism is well common in organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है आइसोमेरिज्म का अमल बहुत ज्यादा मिलता है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इनऑर्गेनिक के अंदर आइसोमेरिज्म नहीं होता। इनऑर्गेनिक में भी आइसोमेरिज्म पाया जाता है, लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत रेयर है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट वेल डिफाइंड है, वेल कॉमन है। इस वजह से आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। इनऑर्गेनिक के लिए आइसोमेरिज्म को हम एज अ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। द लास्ट वन इज द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई मीन के ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो इसकी बैकबोन की तरह से काम करती है ना, बैकबोन की तरह से, दैट इज कार्बन। कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट। कार्बन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके अलावा जो एलिमेंट इसमें हो सकते हैं उनमें नाइट्रोजन है, उनमें हैलोजेंस है, उनमें इसी तरह से कुछ मेटल्स जो हैं वो भी आ सकती हैं। सल्फर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट कर सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, इसी तरह हाइड्रोजन आ सकता है, फास्फोरस जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। यदि कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनकी कंपोजिशन की बात करें तो उनमें बैकबोन, उनमें एसेंशियल एलिमेंट्स कार्बन है, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अमाइड्स में नाइट्रोजन आता है, अल्काइल हैलाइड्स में हैलोजन आ सकता है, मेटल्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में मेटल आ सकता है। सल्फर जो थायो कंपाउंड्स हैं जैसे थायोल्स हैं, मिथाइल मर्कैप्टन है, थायोफीन है, उनमें सल्फर। इस तरह से ऑक्सीजन, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा है ऑक्सीजन। इसी तरह हाइड्रोजन कॉमनली है और फास्फोरस भी एग्जिस्ट करता है। तो ये 8 तरह के एलिमेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है वो कंपोजिशन के जुमले में आता है। आज के लेक्चर में हमने जो बातें डिस्कस की उनमें मेजर बात जो अनएक्सपेक्टेड सा लॉन्ग है वो आज हमने शुरू किया, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कंप्लीटली हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आई विल उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।